बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है जी ज्योमेट्री का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर जो है वो आपके साथ डिस्कस किया ज्योमेट्री के हवाले से, तो उसका आज पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ टर्म्स के हवाले से। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने अपने लेक्चर का अख्ताम किया था वो कुछ एंगल्स की टाइप्स पे किया था, कुछ एंगल्स को हमने डिस्कस किया था। तो वहीं से अपने लेक्चर का आज हम बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। तो हम आज दो मज़ीद एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में पीपीएससी में अक्सर सवालात आपको देखने को मिलते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं जी। एक हमारे पास है जी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पे ज़रा लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा हमारे पास है जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो मुख्तलिफ मज़ीद काइंड्स जो हैं वो टाइप्स एंगल्स की हमारे सामने आई हैं। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। इनके हवाले से पीपीएससी में अक्सर पेपर आपको देखने को सवाल मिल रहे होते हैं पेपर्स में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पीपीएससी के पास पेपर्स की मैथमेटिक्स करेंगे तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का ज़रूर सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा होगा। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसी एंगल की किस्म, एक ऐसी एंगल की टाइप है जो किस तरह से बनती है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक अदद यहाँ पे एक टावर है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी आपके पास दीवार है, वॉल है, कुछ भी है, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को हम समझने जा रहे हैं। ये ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई भी वॉल है, टावर है, कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है, तो उसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे है, ये इसकी हाइट इतनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस टावर का या इस वॉल की हम बात करें तो इसकी बेस है या इसके फुट है या इसके जनाब जो है वो हॉरिजॉन्टल जो इसका वो प्लेन, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास एक ऐसा एंगल है कि अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप खड़े हैं या आप यहाँ पे कोई देख रहे हैं, एक शख्स यहाँ पे खड़ा है और उसका जो नज़र है वो अगर सामने देख रहा है, इस साइड पे देख रहा है, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। वो उसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ये उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। जो शख्स इधर खड़ा है, इधर खड़े होके जो शख्स जो है वो इस साइड पे देख रहा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल उसकी बेस है। तो अब वो क्या करता है, वो शख्स जो है वो यहाँ पे ये जो टावर के ऊपर या इस बिल्डिंग के ऊपर या इस वॉल के ऊपर यहाँ पे इसकी हाइट पे कोई चीज़ पड़ी है, तो वो शख्स अब यहाँ से इस चीज़ को देखना चाहता है। तो वो क्या करेगा, पहले उसकी जो आइज़ थी बिल्कुल स्ट्रेट, वो सीधा देख रहा था, अब वो अपनी आइज़ का एंगल यहाँ पे चेंज करेगा और यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो एंगल में चेंज आया यहाँ पे, ये जो एंगल में चेंज आया, ये एंगल में चेंज आया, क्योंकि यहाँ पे वो खड़ा था, वो इस साइड पे देख रहा था और उसने यहाँ से इसने ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो मैं आपको देख रहा हूँ, ये मैं स्ट्रेट आपको देख रहा हूँ। अब मैं कोई चीज़ यहाँ से जो, या फिर ये जो सामने मेरे लाइट लगी, इसको मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपनी आइज़ को यहाँ पे उसका एंगल जो है वो मूव करवा के लाइट की तरफ देखता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल चेंज हुआ है, ये एंगल जो चेंज हुआ है, ये जो एंगल चेंज हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बिल्कुल उल्टा है। किस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपके पास कोई चीज़, कोई शख्स बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो सामने देख रहा है, ये उसका सामने हॉरिजॉन्टल उसका प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो सामने इस साइड पे देख रहा है। अब यहां से वो नीचे की तरफ देखना चाहता है, नीचे की तरफ अपनी आइज को मूव कराना चाहता है, तो अपने आइज के एंगल को रोटेट करेगा, मूव करेगा इस एंगल पे। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे इसकी आइज की ये जो हॉरिजॉन्टल
इसका जो प्लेन है, और यहाँ पे इनके दरमियान जो एंगल बनेगा जो उसने रोटेट किया, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, हम इसको एलिवेशन बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये बेसिकली ये जो अर्थ की, जमीन की सरफेस इसके साथ वो हॉरिजेंटल और ये इसके साथ पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये यहां पे भी हमारे पास बन सकता है। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन को यहां से निकाल दे तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बन रहा है और यहां पे सरफेस है, नीचे जमीन है, क्योंकि वो हाइट पे खड़ा है। तो ये जो उसकी एक्सिस थी, हॉरिजॉन्टल उसका जो एक्सिस था, प्लेन था, वो इस जमीन के सरफेस के साथ वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल यहां पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इनको कह सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपको इल्म होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा, इसके हवाले से सवाल भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब कुछ ना शेप्स को हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2D शेप्स होती हैं जो कि हमारे पास प्लेन जो हमारे पास ज्योमेट्री की टाइप है उसमें 2D शेप्स आती हैं। उसमें मैंने क्या कहा था कि उसमें हमारे पास सर्कल होता है, उसमें हमारे पास क्या होती है जी, उसमें हमारे पास एक तरह की रेक्टेंगल होती है। इस तरह से वहाँ पे हमारे पास एक क्या होती है, ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो शेप्स आती हैं वो किस में आती हैं, ये हमारे पास जनाब जो है वो 2D में आती है। ये सारी की सारी किस में आती हैं, ये 2D में हम काउंट करते हैं। और इनके बारे में कुछ ना हम यहाँ पे इसके फार्मूलाज लिखते हैं कि इनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास क्या है जी, अगर मिसाल के तौर पे एरिया है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस सर्कल के एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है। और इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ये फार्मूले आपने लिखने हैं, इनको याद करना है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा और इनके हवाले से सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब ये 2D प्लेन है, ये ज्योमेट्री की प्लेन हमारे पास एक टाइप है जिसमें हम 2D शेप्स को डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसकी हमारे पास इसकी जनाब जो है वो विड्थ और इसकी क्या होती है, हमारे पास लेंथ होती है, वो हमारे पास इसकी क्या होती है जी, इसका जो है वो एरिया होता है। इसकी जो विड्थ और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो इसका क्या होता है, वो इसका एरिया होता है किसका, इस रेक्टेंगल का। और इस रेक्टेंगल के अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, मीटर की अगर मैं बात करूं कि इसका पैरामीटर हमारे पास क्या बनता है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हमारे पास लेंथ है, उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 2 के साथ ज़रब करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पे इसका पैरामीटर आ जाएगा। इसको 2 के साथ आपने ज़रब करवाना है, ठीक है। यानी आपने उसकी जो विड्थ है और जो लेंथ उन दोनों का ऐड कर लेना और फिर उसको साथ ज़रब करवा देना 2 के साथ। इस तरह से यहाँ पे 2D में हमारे पास एक स्क्वायर भी होता है, तो स्क्वायर के बारे में भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये तो हमारे पास पैरामीटर हो गया और इसका जो एरिया होगा किसका, रेक्टेंगल का होगा। रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं और एक दूसरे के हिसाब से पैरेलल होती है। और इसमें हर एक साइड पे जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। यहाँ पे देखिए हर एक साइड पे जो कितने का एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री का बन रहा होता है और 4 एंगल बन रहे होते हैं। और इसमें 2 साइड्स आमने सामने की वो क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसकी विड्थ हम कह सकते हैं और इसकी जो पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे वो 2 के साथ इसको ज़रब कर देंगे, इनकी लेंथ और विड्थ को जमा करके, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से एक पैरेललोग्राम आपके पास फॉर्म निकलती है। पैरेललोग्राम फॉर्म बेसिकली हमारे पास इस तरह की होती है, ये आपको पैरेललोग्राम फॉर्म देखने को मिलती है। इसकी आमने सामने वाली जो 2 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं और इसमें एंगल 90 का नहीं होता, याद रखना आपने। इसका जो एंगल है वो 90 का नहीं होता और इनकी आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसका जो एंगल है वो भी क्या होता है, 90 का होता है। इस तरह से एक रैम्बस वाली फॉर्म आती है। रैम्बस वाली फॉर्म जो है वो भी उसकी चारों साइड्स तकरीबन जो है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स होते हैं और वहां पे जो है वो एंगल 90 का नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ शेप्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, कुछ एंगल्स की बेस पे मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो अक्यूट ट्रायंगल होती है, इस तरह से राइट ट्रायंगल होती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है। अक्यूट वो ट्रायंगल होती है जिसमें
एंगल जो है वो 90 से कम, और राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एग्जैक्टली 90 का एंगल आपको देखने को मिल रहा हो। इस तरह से ऑब्ट्यूज आपको ट्राइंगल देखने को मिलती है जिसमें जो है वो एंगल आपका 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, ठीक है। और कुछ आपको साइड्स की बेस पे भी जो ट्राइंगल्स देखने को मिलती है, लाइक आइसोसेलेस की मैं बात करूँ तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स वो हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पे देखें वो इक्वल्स होती हैं। सॉरी, इसमें जो हमारे पास हाँ, और जो इक्वेटोरियल हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। आइसोलेसिस में जो होती है वो बेसिकली जो दोनों साइड्स हैं वो इसकी आपस में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ये देखिए ये दो साइड इसकी इक्वल होंगी, ये इसके बराबर नहीं होगी। लेकिन इक्वेटोरियल हमारे पास एक ऐसी राइट ट्राइंगल बनेगी जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, ठीक है। तो ये साइड्स के हिसाब से है ना, इस तरह से हमारे पास जनाब जो है वो बता चुके हैं। चले ठीक है, ये दो ही काफ़ी हैं, तो इनको आपने याद रखना। अब इनका फार्मूला हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने का क्या होता है इस राइट ट्राइंगल के लिए, तो वो हम यूज़ करते होते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी जो उसकी हाइट होती है, उनको हम दोनों को ज़रब कर देते हैं और तो इसका क्या हमें मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। किसका जी, हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर होता है। स्क्वायर का अगर आप पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप इसकी चारों साइड्स को क्या कर देंगे, आपस में जमा कर देंगे, तो आपका इसका क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। और आप इसका एरिया मालूम करना चाहते हैं तो वो इसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर जो है वो इसके एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कुछ 2 डायमेंशनल्स हमारे पास शेप्स हैं जिनके मैंने फार्मूलाज आपको बताया, ये आपने अपने जहन में रखने हैं। इन फार्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री के हवाले से, और क्योंकि ये सवाल आते हैं और एमसीक्यूज भी इसमें से बनते हैं। अब हम ना कुछ जो हमारे पास सॉलिड हमारे पास ज्योमेट्री की किस्म है जिसमें 3D हमारे पास शेप्स आती हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 3D शेप में आपको पता है हमारे पास क्या आता है, एक सिलेंडर आता है, ये भी हमारे पास 3D शेप में हम इसको काउंट करते हैं। क्यूब को भी हम 3D में काउंट करते हैं। इस तरह से हमारे पास कोन होती है, उसको भी हम 3D में काउंट करते हैं। सफ़ेयर को भी हम 3D में जो है वो काउंट करते हैं। तो इस तरह से आपने इनके बारे में याद रखना। इनका जो एरिया होता है उनको बेसिकली हम सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया इनको बोलते हैं। और आपने क्या करना, आपने इसका सरफेस एरिया याद रखना। आपने इस कोन और ये जो सफ़ेयर है इसका सरफेस एरिया आपने क्या करना है, कोन और सफ़ेयर का सरफेस एरिया याद रखना। अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन का जो सरफेस एरिया वो पाई आर एल होता है हमारे पास इसका, ठीक है। और इस तरह से सफ़ेयर का जो हमारे पास एरिया था वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर कोन की बात करें तो पाई आर एल आप याद रखेंगे और पाई आर स्क्वायर आप इसका सरफेस एरिया याद रखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे कोन के बारे में और सफ़ेयर के बारे में। इनका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कोन होता है उसका क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। अब इनका ना कुछ वॉल्यूम के हिसाब से भी आपने इनको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है एस क्यूब होता है, यानी कि क्यूब उसकी तीनों साइड का जो हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम बन जाता है। क्यूब का वॉल्यूम आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूब का एस की 3 ही आप याद रखेंगे। ये हमारे पास किसका होता है जी, ये हमारे पास क्यूब का होता है। और अगर हम बात करें सिलेंडर की तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये पाई आर स्क्वायर एच आपने याद रखना है। ये जो हमारे पास सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास कोन होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप याद रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो आपने याद किया हुआ है। तो ये आपने इनके वॉल्यूम याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके पास टर्म्स है, इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा और ये मुख्तलिफ सवालों में इस्तेमाल होंगी और ये MCQs भी आते हैं, ठीक है। तो इनके फार्मूलाज याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए क्या बन जाएगा, ये मसला बन जाएगा, ठीक है जी। चलें अब इसको क्या करते हैं जी, हम रेज करते हैं और कुछ सवाल लिखे हुए उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। एक तो पहले बात करते हैं, ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और उसका जो रेडियस है ना वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है इट्स एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर, तो उसका एरिया फाइंड आउट करें, लेकिन वो किस में आए, वो मिलीमीटर स्क्वायर में आए, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का ये हमारे पास एक सेंटर होता है और यहाँ पे इसका क्या होता है, रेडियस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर इसको हम डबल कर देंगे, 2r कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, कुतर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा
अब यहां पे हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और आपने इस सर्कल का एरिया मालूम करना है, लेकिन वो मालूम किस में करना है, आपने मिलीमीटर स्क्वायर में मालूम करना है। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं तो मैं 10 ज़रब 10 करना पड़ेगा ना, तो मिलीमीटर का वो स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये इक्वल होगा। इसको आप याद रखेंगे। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये जो सर्कल है उसका एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने एरिया मालूम करना है, पाई इधर ही रहेगा, आर की जगह पे हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 1 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है जी। और ऊपर स्क्वायर आ गया तो पाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे पाई इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हम अभी मालूम कर चुके हैं, 100 मिलीमीटर के स्क्वायर की इक्वल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो पाई है ये हमें पता है 3.14 होती है और ज़रब कर देंगे 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी 3.14 ज़रब 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, 314 कर देंगे और नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे एक आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और जितने डिजिट्स पॉइंट की राइट साइड पे होंगे उतने जीरो लगा देने। ज़रब 100 हो रहा है तो मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 314 मिलीमीटर का स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन हेयर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, 314 मिलीमीटर का स्क्वायर आया इसका एरिया, चूंकि उसका जो रेडियस दिया हुआ था वो हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से सवाल जो है वो आपने क्या करना है जी, इनको हल करना है और ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने इनको अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अच्छा एक और टर्म्स मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, वो आपने पढ़ी होगी, वैसे ज्योमेट्री में आपने 9th 10th में पढ़ी होगी। वो क्या थी हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, वो हमारे पास जो हम यूज़ करते थे ना ट्रायंगल में, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रखना है। क्या है हमारे पास, एक है जी साइन है, साइन थीटा है, इस तरह से कॉस थीटा, और हमारे पास क्या है जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म्स होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शंस हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे मतलब एक तरह की ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है उसको ट्राइंगल को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है जी, और इस ट्राइंगल में अगर उर्दू ज़बान में देखें तो इसको हम वितर बोलते हैं, इसको हम कायदा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अमूद बोलते हैं। इंग्लिश ज़बान में बात करें तो इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं बी लिख रहा हूँ, और इस तरह से इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। और मैंने आपने भी एक छोटे होते हुए 9वीं 10वीं जमात में एक फार्मूला याद किया था इनको याद करने का, ओ कौ अक, ये देखिए ओ कौ और अक, ये इस तरह से। ठीक है, तो मैं ज़रा यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइज आपको करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये अमूद बटा हमारे पास क्या बन जाएगा, वतर बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास कायदा बटा वतर बन जाएगा, और ये जो टेन थीटा है वो हमारे पास अमूद बटा हमारे पास क्या बन जाएगा, कायदा बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसको इंग्लिश ज़बान में लिखना चाहते हैं तो अमूद को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और वितर को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको कायदे को आप बेस बोलते हैं और वितर को आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। इस तरह से अमूद को आप क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये कायदा जो है वो आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये वैल्यू साइन, कॉस और टेन की आपने याद रखनी है, ये आपको आपके इल्म में होनी चाहिए, इनके बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। ठीक है जी, चलें अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको इसी रहने देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीडिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लेडर। वो कहता है कि आपके पास एक वॉल है, ये एक अदद आपके पास वॉल है, और कहता है कि इस वॉल के साथ ना एक लैडर लगी हुई है। लैडर क्या मतलब कि एक सीढ़ी लगी हुई है, और वो जो सीढ़ी है वो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। इस ये जो वॉल है, ये वॉल है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो लैडर है, लैडर अपने फुट से तकरीबन जो है वो यहाँ पे 4 पॉइंट कितना लिखा हुआ है जी, 4.6 मीटर, हाँ किधर है जी, हाँ 4.6 मीटर जो है वो दूर है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, वो 60 डिग्री का बन रहा है। और कहता है कि आप बताएं कि द लेंथ ऑफ द लैडर, तो आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है। देखें जी, क्या है कि हमारे पास ये क्या है ये हमारे पास एक वॉल है।
ठीक है। और इसके साथ ये क्या लगी हुई है जी, ये हमारे पास यहाँ पे लैडर लगी हुई है, यानी कि सीढ़ी लगी हुई है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का बन रहा है, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ है इस लैडर की जो कि हमने मेजर करनी है। वो कहता है कि एक वॉल है, उस वॉल के साथ जो है वो एक लैडर लगी हुई है, और लैडर 60 का एंगल बना रही है अपने फुट से लेके पाँव से लेके इस ये जो वॉल है यहाँ तक, जो इनका जो डिस्टेंस है वो 4.6 मीटर है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से लेंथ ऑफ लैडर मालूम करना। मिसाल के तौर पे हम इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि आपको कौन सी दो जो है वो चीज़ें दी हुई हैं, तो वहाँ पे उसके हिसाब से आपने फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे देखिए, एक तो हमें ये जो बेस है इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी। तो हम ये कह नहीं सकते यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई बेस ओवर हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए कायदा बटा वतर, ये कायदा है, ये वतर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे चुप करके कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो कायदा है वो हमारे पास ए सी है, और यहाँ पे हमारे पास जो वतर है वो हमारे पास क्या ए बी है। इनकी वैल्यूज पुट करें, कॉस 60 डिग्री थीटा को कितना दिया, 60 डिग्री, सी हमें क्या दिया हुआ 4.6 दिया हुआ है, और ए भी हमने मालूम करना है। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 आपको पता है, और ये 4.6/L हो जाएगा। और ये अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे इसको इस साइड पे ले जाते हैं, L इज इक्वल टू 4.6, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 46 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ज़रा 2 कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 46/5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 46/5 है। तो इसको ज़रा तकसीम करें, आप किस तरह से तकसीम करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसको रख लेते हैं जी, ये 46 है और ये हमारे पास क्या है 5 है। अब हम क्या करेंगे कि 9 5 45, ये 9 आ जाएगा, और ये 45 आ जाएगा, ये 1 बच जाएगा, और ये बड़ा है और ये छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 2 बार 10। तो ये हमारे पास 9 पॉइंट जो है वो कितना आ गया जी, यहाँ 9.2 मीटर हमारे पास जो है वो क्या आ गई जी, लेंथ आ गई हमारे पास लैडर की, ठीक है। तो इस तरह से जनाब जो है वो आप इन सवालों को हल करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ज़रा इसको हम क्या करते हैं जी, रेस कर देते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि दी वॉल्यूम ऑफ द कोन विद ए सर्कुलर बेस इज 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो एक हमें दिया हुआ है जी, ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द कोन विद सर्कुलर बेस इज 216 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये साथ पाई भी है। और कहता है इफ़ द बेस ऑफ रेडियस इज ये हमें 9 सेंटीमीटर फाइंड हाइट ऑफ द कोन। तो अगर हमें यहाँ पे वो कहता है कि जो रेडियस आपको दिया हुआ है ना, वो रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपने क्या मालूम करना है जी, हाइट ऑफ द कोन मालूम करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वैसे बेसिकली हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कोन है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कोन है, और कोन में यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास इसकी क्या बनती है जी, इसकी हाइट बनती है। ये हाइट हमने वैसे फाइंड आउट करनी है, और ये जो इसका रेडियस दिया हुआ है, चूँकि ये है ना सरफेस एरिया इसका, और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस हमें आर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको मालूम करना है, किस तरह से मालूम करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, हमारे पास जो कोन है, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है किसकी इक्वल होता है। अगर कोन के हम वॉल्यूम की बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे ज़रा लिखता हूँ जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से हाइट मालूम करनी, तो हाइट को एक साइड पे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा इधर ही रहने देते हैं, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 3/पाई आर स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, ये वॉल्यूम हमें 216 साथ पाई लगा हुआ है जी। इस तरह से हमारे पास ये जो वॉल्यूम हमें ये मिल गया। इस तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास है वो यहाँ पे 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, और डिवाइडेड में हमारे पास यहाँ पे पाई दिया हुआ है और आर स्क्वायर दिया हुआ है जी। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 9 हमारे पास है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, पाई के साथ पाई को कैंसिल कर देना है। और इस तरह से ये जो हमारे पास रेडियस है इसको ज़रा सॉल्व करें आप। इस तरह से करेंगे कि 216 और यहाँ पे हमारे पास 3 बचता है, और यहाँ पे देखिए तो 3 ज़रब 3 आता है, तो एक 3 इसके साथ कैंसिल कर दें,
तो 216 को आप क्या करें, बल्कि इस तरह से नहीं, ये इस तरह से नहीं होगा, हम क्या करते हैं इसको 9 है ना, सॉरी 3 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, ज़रा यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 216 और डिवाइडेड बाय और 9 तिया 27, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 27 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ज़रा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इस 27 को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 27 आ गया जी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो 216 हम यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तकरीबन अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 216 ही बनता है। हमें यहाँ पे 27 को ज़रब करके देख लेते हैं जी, यहाँ पे 27 को ज़रब करवाते हैं 8 के साथ, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, ये 6 और ये और 1 और 2, ये 216 ही बनता है जी, ठीक है। 27 को जब आप 8 के साथ ज़रब करते हैं तो ये 216 ही बनता है, यानी कि 27 जो है वो पूरा तकसीम हो रहा है 216 के ऊपर 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास, या जो फिर इसकी हाइट आएगी इस कोन की, वो हमारे पास क्या आई है 8, इसकी जो है वो हाइट आई है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। चलें एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं और फिर हम इस लेक्चर का क्या करते हैं जी, इख्तिताम करते हैं। इस तरह के सवाल आएंगे, कैलकुलेशंस तो फिर आप नहीं करनी है, हमारा काम है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है वो डिलीवर करना, बाकी कैलकुलेशंस तो आप सारी खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इज 60। तो ये भी हमारे पास एक टावर है जनाब यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी आपको पता है ये टावर है, तो यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि पता है आपको कि ये सामने वाली साइड है और जब ये नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ बेसिकली डिप्रेशन बनेगा। और अब क्या है हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से है, और यहाँ पे जो इसकी हमने मालूम करनी जी हाइट ऑफ टावर, ये हमने मालूम करना है जी। और इस तरह से हमें जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स वो अपनी जो हॉरिजेंटल या सरफेस उसका एक्सेस होता है उसके क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो हम उसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको बता दिया है, और इसमें हमारे पास 60 डिग्री एंगल है, और हमने हाइट मालूम करनी किसकी जी, टावर की जो है वो हाइट मालूम करनी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे जी, tan थीटा जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। tan थीटा हमारे पास क्या होता है आपको पता है, tan थीटा हमारे पास जो होता है अक हमारे पास यहाँ पे था, यानी कि अमूद बटा हमारे पास क्या होता है कायदा, अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इस हाइट ऑफ टावर हम फाइंड आउट करेंगे। तो अमूद हमारे पास ये है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इस वाली साइड को, और कायदा हमारे पास ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर ABC हम इसको कह लेते हैं। तो हमारे पास ये अमूद क्या आएगा BC आएगा, और हमारे पास यहाँ पे कायदा क्या आएगा जी, वो हमारे पास आएगा यहाँ पे AC हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे हाइट मालूम करनी, तो हम क्या करेंगे, tan जो है वो हमें दिया है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी है, और BC अपॉन AC। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने यहाँ से जनाब जो है वो फाइंड आउट करना है BC फाइंड आउट करना है, चूँकि हम हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाता है, 3√3 होता है, tan 60 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है जी, वो हाइट है, और यहाँ पे एक और वैल्यू दी होगी वैसे, हाँ ये 70 मीटर दिया हो, ये हमने लिखा ही नहीं है। तो ये जो इसका बेस है वो 70 मीटर है यहाँ से, ठीक है। तो इसकी 70 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो हमारे पास h इज इक्वल टू 70 और √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी हाइट होगी जी इस टावर की, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आप हल कर सकते हैं। मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो आपको इस तरह के एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, सरकमफेरेंस के हवाले से सवाल आएंगे, एरिया के हवाले से सवाल आएंगे, कोन के हवाले से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मुख्तलिफ एंगल्स में वो आपसे सवाल पूछ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा एक सेशन था जिसमें हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस किया। तकरीबन 12-13 लेक्चर्स बने हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को सुन लेते हैं, को 8-10 दिन लगा के, और तकरीबन 1 माह आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी PPSC की मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपको कोई किसी किस्म की जो वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं PPSC की, तो आप जनाब इसकी प्रैक्टिस करें, ये कॉन्सेप्ट लें,
और मुख्तलिफ सवालात हल करें इन टॉपिक्स के हवाले से, तो आप बासानी मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आज के लिए फिर हम इतना ही काफ़ी है और इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।